हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में समकालीन भारत का दूसरा अध्याय भारत के भौतिक स्वरूप का तीसरा भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने से पहले इसका निर्माण कैसे हुआ हम ये जानेंगे। ये जानने के लिए सबसे पहले जो हमारी प्लेट्स हैं, जो वर्तमान में हमारी 7 महाद्वीपीय प्लेट मिलती हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक पैंजिया स्थल खंड था जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। संपूर्ण स्थल खंड एक साथ जुड़ा हुआ था। बाद में जब इनमें विखंडन हुआ तो ये 2 भागों में बट गया और इसका जो उत्तरी भाग था वो लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये जो गोंडवाना लैंड है, वर्तमान में जो हमारी भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जैसी जो प्लेटें हैं वो इसमें एक साथ जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे जब इस भाग में विखंडन हुआ और उसके फलस्वरूप विखंडन के साथ साथ इनमें प्रवाह हुआ तो ये प्लेटें अलग अलग होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो गईं और यहाँ पे जो भारतीय प्लेट थी वो आके हमारे भारत के भूभाग से, यानी कि जो यूरेशियन प्लेट थी उससे आके जुड़ गई। और यही वह प्रक्रिया है जिसके कारण जो हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसकी उत्पत्ति हुई और साथ में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण माना जाता है। तो अब हम आते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार की ओर। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ ये तो हमने जान लिया। चूँकि इसका निर्माण काफ़ी वर्षों पूर्व हुआ है, यानी कि जब इंडियन प्लेट का निर्माण हुआ था उस समय की ये घटना है और गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो ये हमारे अत्यंत प्राचीन भूभाग के अंतर्गत आते हैं जो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो घाटियाँ मिलती हैं वो चौड़ी और छिछली एवं गोलाकार पाई जाती हैं। इस पठार को मुख्यतः हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन भागों में विभक्त करते हैं। यहाँ पे आपको 2 भाग दिखाई दे रहे होंगे, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। यानी कि जो पहला हमारा उत्तरी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है वो हमारा मध्य उच्च भूमि कहलाता है और जो दक्षिण का भाग है उसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। इन 2 प्रमुख भागों में प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। अब हम इसकी स्थिति की बात करें तो देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति क्या है भारत के मानचित्र पर वो हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दिखाई गई हैं जो इसकी सीमा बनाने का भी काम करती हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने मध्य उच्च भूमि की तरफ, सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ। तो हम देखेंगे जो उत्तर और पश्चिम की दिशा है वहाँ पर अरावली पर्वत इसकी सीमा बना रहा है। फिर नीचे बढ़ेंगे तो इसमें विंध्या रेंज, यानी कि विंध्या पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, और अगर हम फिर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो मैकाल रेंज मिलती है। इसी प्रकार जब हम इसके दक्षिण की तरफ आएंगे, यानी कि दक्कन पठार की तरफ आएंगे, तो 6 और 7 नंबर आपको डले हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहलाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी दिखाई दे रहा है। ये हमारे छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है जो बाद में इससे अलग हो गया था। इस क्षेत्र की नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन इस भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं जो इसके ढाल को भी प्रदर्शित करती हैं। अगर हम मध्य उच्च भूमि की बात करें तो यह पश्चिम में चौड़ा है जबकि पूर्व में संकीर्ण है। इस भाग के अंतर्गत, यानी इस पठार के अंतर्गत भी कुछ अन्य पठारों में बांटा गया है इसको। तो आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने मध्य उच्च भूमि और दक्षिण के पठार, यानी दक्कन के पठार के अंतर्गत आने वाले
अन्य पठारों को, जिसमें मालवा यानी कि उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेल खंड का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है। और साथ ही जो वो भाग छोटा नागपुर से अलग हो गया था, यानी कि हमारी उत्तर पूर्व का पठार, उसे हम शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे दक्कन के पठार, जिसमें कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी विस्तार की, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं और मिलती हैं, जिसमें खग्गारो खासी जयंतियाँ प्रमुख हैं जी। अब आता है हमारा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे को ही क्रमशः पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट स्थित है। इन सिरों पर अब हम पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए, तो ये जो घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है, और साथ ही पूर्वी घाट में मिलने वाले पर्वत शिखरों की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत पाए जाते हैं, जिनकी लगभग ऊंचाई 900 से 1600 मीटर मिलती है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जबकि जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका विस्तार सतत मिलता है। ये अनियमित है पूर्वी घाट, और एवं बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, उन्होंने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट रखा है। साथ ही जो हमारी वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है हमारी, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, और यहाँ के जो ऊंचे शिखर हैं उसमें अनाईमुड़ी 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ, और दूसरा जो प्रमुख ऊंचा पर्वत शिखर है वो है डोडा बेटा, या जो है जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। अब पूर्वी घाट की बात करें तो इसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पाया जाता है वो है महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी है कि इस क्षेत्र पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, और हम ये जानते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है, और इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से निकलने वाले यानी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होकर जमने से होती है। इस प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रैप के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। अपरदन के कारण इस क्षेत्र में जो आग्नेय शैलें मिलती हैं उनका अपरदन काफ़ी अधिक हुआ है। और अब बात करें अरावली पहाड़ियों की, तो जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, तो ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। इसे हम मानचित्र पे भी देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे। ये हमारे गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं।